नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, एक बार फिर से ईडी ने इस देश के भ्रष्टाचारियों पे बड़ा ही कड़ा प्रहार किया है और ईडी का प्रहार ऐसा हुआ है कि कई एक भ्रष्टाचारी पूरे परिवार के साथ जेल जाने के कगार पे खड़ा है। अब वह जेल चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना गारंटी जरूर है कि इनको जेल जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये सभी बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे यह देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि सदा सदा के लिए नहीं बचेंगे, सजा तो इनको मिलकर रहेगा। दरअसल ईडी के कार्रवाई से इस देश के कई एक सारे कट्टर ईमानदार परिवारों का, राजनेताओं का, जो बीते हुए समय में राजनीति का चाणक्य माने जाते थे, वह और उनके परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते ही जा रहे हैं और ऐसा घिर रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि इन सभी का पूरा परिवार ही जेल जाएंगे। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले बिहार से, क्योंकि कल बिहार के एक कट्टर ईमानदार परिवार के लिए बड़ा खबर आया है। दरअसल जॉब फॉर लैंड, नौकरी के बदले जमीन लेने का जो आरोप है, उस आरोप में कल जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नया चार्जशीट दाखिल किया है और उस चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के 2 लोगों का और नाम जुड़ गया है। और वह 2 लोग कौन है? वह है राबड़ी देवी जी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई हैं, और उनकी पुत्री हेमा यादव। जी हाँ, वही हेमा यादव जो वक्त वक्त पे बड़े ही कटाक्ष करते हैं, राजनीतिक मुद्दों को सोशल मीडिया पे बड़े ही एक्टिव रहती है। उस हेमा यादव जी का भी नाम अब इस नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो इस घोटाले में अब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव जी के छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और उनकी बहन, बड़ी बहन मीसा भारती, जो कि राज्यसभा की सदस्य है, और उनकी छोटी बहन हेमा यादव। ये 4 लोग सीधे सीधे परिवार से जुड़े हुए हैं। अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी, इन सभी लोगों का भी नाम इस चार्जशीट में है और ये सभी लोग कभी भी जेल जा सकते हैं। ये सभी लोग अब एक तरीके से आरोपी के तौर पे इस घोटाले से जुड़ गए हैं। और आप सभी को पता है कि इसी घोटाले में पूछताछ करने के लिए जांच एजेंसी ईडी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 3 बार सम्मन जारी कर चुका है और तेजस्वी प्रसाद यादव तीनों सम्मन पे गैर हाजिर रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि वह जांच एजेंसी ईडी के सामने जाए और पूछताछ में सहयोग करे। उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव जी, जो स्वास्थ्य कारणों से इस देश में बैठे हुए माननीय मिलोडो के दया पर पिछले 1.5 सालों से मौज कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां या बैठक इस देश में जितना भी हो रहा है, मोदी विरोध के नाम पे जो है नया इंडिया अलायंस बना है, उसके जितने भी बैठक हुए हैं वह उन सभी बैठकों में शामिल हुआ है। चाहे वो बैठक पटना में हुआ हो, बेंगलुरु में हुआ हो, मुंबई में हुआ हो, दिल्ली में हुआ हो, वह उन सभी बैठकों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं, राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं। लेकिन जब बात आता है घोटाले से जुड़े हुए मामले में पूछताछ की, जब ईडी इनको समन जारी करता है तो ये कहते हैं कि हम बीमार हैं, स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, हम पूछताछ में नहीं आएंगे। यह नाटक चल रहा है इस देश में। लेकिन कब तक ये सभी लोग अब ईडी से बचेंगे, कब तक ये जांच एजेंसियों के साथ लुका छुपी खेलेंगे, यह तो अब इस देश की सरकार और जांच एजेंसियों को तय करना है, इस न्यायालय को तय करना है कि क्या इसी तरीके से सफेद पोस्ट भ्रष्टाचारी, जिन्होंने इस देश के अरबों रुपये को लूटा है, जिन्होंने अपने परिवार को देश की संपत्ति से अरबपति और करोड़पति बना के बैठे हुए हैं, बिना किसी बिजनेस के, बिना किसी कोई नौकरी के, बिना किसी अन्य आर्थिक स्रोत के आधार पे, वो सब कब तक इस तरीके से जांच एजेंसियों को अपने जूते के नोक पे रख के ना चाहता रहे। दूसरा है महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़े राजनीतिक चाणक्य, जिस चाणक्य को इतनी भी खबर ना हुआ कि उन्हीं का भतीजा उनके पैर के नीचे से सारा जमीन खींच कर लेके चला गया, और वह
सड़क पे आ गए एक ही झटके में। उस राजनीतिक चाणक्य का नाम है शरद पवार जी, जिसको इस देश के मीडिया ने एक ऐसा औरा जिनके लिए बना दिया था, एक ऐसा महान राजनेता बना दिया था, जैसा लग रहा था कि इस देश में उनसे कोई बड़ा राजनीतिक चाणक्य है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई राजनीतिक नेता नहीं है। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में अपने पूरे प्रदेश का नेता नहीं बन पाए, उसको मीडिया ने पूरे देश का नेता बना दिया था। जो कभी अपने जिले से बाहर नहीं निकल पाए, वह राजनीति का चाणक्य बन के बैठे थे। उस राजनीतिक चाणक्य के पोता रोहित पवार के ठिकानों पे भी जांच एजेंसी ईडी ने पिछले दिनों छापेमारी किया है। रोहित पवार से जुड़े हुए 6 ठिकानों पे छापेमारी हुआ, और वह किसी राजनीतिक दल के लगाए आरोप के आधार पे नहीं हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ है। 22 अगस्त 2019 को महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए घोटाले के मामले में मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई की आर्थिक अपराध इकाई ने मामला दर्ज किया था। उस दर्ज मामले के आधार पे, क्योंकि ईडी कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है किसी के भी खिलाफ, ईडी या तो पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर पे या फिर सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पे काम करती है, जांच करती है। और मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के दर्ज एफआईआर के आधार पे ईडी ने यह छापेमारी किया है। और शरद पवार के ऊपर आरोप है, उनके पोता के ऊपर आरोप है कि जब वह मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया था और कई मिलों को, चीनी मिलों को औने पौने दाम पे अपने ही परिवार के कई लोगों के हाथे बेच दिया था। उसी में से एक मिल रोहित पवार ने भी खरीदा था, और उसी घोटालों के ऊपर यह जांच हो रहा है। और अब जिस तरीके से जांच एजेंसी ईडी ने कार्रवाई किया है, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में खामोशी है, उससे यह स्पष्ट लग रहा है कि बहुत जल्द ही राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार जी का पोता रोहित पवार जेल जाएंगे। जिन लोगों ने बड़े बड़े भाषण करते हैं, हमने इस देश को बचाने के लिए यह किया वह किया, इतने बलिदान दिए, इतने समय खपा दिए, अपना पूरा जीवन लगा दिए, उनका सच में हकीकत क्या है? उन्होंने इस देश के सेवा के नाम, उन्होंने देश सेवा के नाम पे किस तरीके से अपने परिवारों के लिए मेवा इकट्ठा किया है, उसका खुलासा अब हो रहा है कि किस तरीके से ये लोग गरीबों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पे, अल्पसंख्यकों के नाम पे जीवन भर राजनीति किया, जीवन भर सत्ता का मलाई खाया, और सत्ता में रहते हुए काम सिर्फ अपने परिवार और अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों के लिए किया। कौन भूल सकता है कि जिस समय इस देश का कृषि मंत्री शरद पवार जी हुआ करते थे, उसी समय में, उसी यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान इस देश में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या किया था। यह फैक्ट है कि जब शरद पवार, जिस शरद पवार को कहा जाता है कि वो किसानों का सबसे बड़ा प्रणेता है, नेता है, जब वो कृषि मंत्री थे तो उनके शासनकाल में इस देश में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या किया है। उसके बाद तीसरा जो है, जो पूरे परिवार, राजनीतिक परिवार की बात कर रहा हूं, उनके अपने परिवार का अभी नंबर आएगा या नहीं आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जो उसका राजनीतिक परिवार है, क्योंकि राजनीति भी एक परिवार होता है, पार्टी भी एक परिवार होता है, उसमें जो नेता होते हैं वो भी परिवार की तरह होते हैं, उस आधार से राजनीतिक परिवार उनका पूरा जेल के द्वार पे खड़ा है, और कब जेल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उस व्यक्ति का नाम है दिल्ली और दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ऐसा स्थिति हो गया है कि जो व्यक्ति इस पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है शुरू से ही, वह सभी के सभी जेल में है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो इस पार्टी का लगभग 80 से 85% वह सदस्य जो इस पार्टी का संगठन का सदस्य, जब ये पार्टी बना था उस समय जब वो सब जुड़े थे, उनमें से अधिकतर लोग या तो जेल में हैं, या जेल से सजा काट के बाहर है, या फिर पार्टी छोड़कर चले गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल
एंड कंपनी का जो 2 नंबर का हैसियत रखने वाला नेता था और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री सह शराब मंत्री मनीष सिसोदिया पिछले 8-9 महीनों से जेल में है। उसको इस देश का कोई भी न्यायालय जमानत नहीं दे रहा है। निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में किसी ने भी उसको जमानत देना उचित नहीं समझा है। और इस देश का सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ है। उसी शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़बोला सांसद था संजय सिंह, वह भी जेल में है। उसके ऊपर भी आरोप है कि जो इस घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी था दिनेश अरोड़ा, जो कि दिल्ली के बड़े शराब कारोबारी है, वह संजय सिंह को 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपया उनके घर पे पहुंचाया था। और उसी केस में अदालत के द्वारा जेल में बंद है और अदालत ने भी माना है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। संजय सिंह के ऊपर जो आरोप है वो सही है, वह तथ्यात्मक रूप से सही है। उसी केस में जांच एजेंसी ईडी अरविंद केजरीवाल को पिछले कई दिनों से 3 सम्मन दे चुका है, तेजस्वी यादव की तरह ही। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी डर के मारे ईडी से भागे भागे फिर रहा है। और जब इस देश के निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने यह माना है कि शराब घोटाला हुआ है, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल एवं उसके पार्टी के नेता बड़े ही बेशर्मी से कहता है, पब्लिकली कहता है, अलग अलग राज्यों में जाकर मंचों से कहता है कि दिल्ली का जो शराब घोटाला मामला है वो पूरी तरीके से झूठा है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल ये बात कहता है या उसके पार्टी का कोई भी नेता जब इस तरीके की बात कहता है, दरअसल वह इस देश के उन अदालतों को और अदालत में बैठने वाले उन जजों के मुंह पे तमाचा मारता है जिन्होंने यह माना है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल जब ये कहता है कि शराब घोटाला झूठा है, इसका मतलब वह उन अदालतों के आदेशों को भी झूठा बताता है, उन अदालत को झूठा बताता है जिसको न्याय का मंदिर कहा जाता है। उन अदालत में बैठने वाले माननीय मिलोडो का मजाक बनाता है, एक तरह से उनको बिका हुआ बताता है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है कि जिस केस को, जिस मामले को अदालत सही मान रहा हो, उससे जुड़ा हुआ आरोपी कहे कि नहीं ये मामला झूठा है। इस धरती पे आज तक कोई भी ऐसा आरोपी नहीं हुआ है जो अपने आरोप को सच्चा माने, वह यह स्वीकारे कि हाँ यह आरोप मेरे ऊपर सही है। ऐसा कोई नहीं हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल दुनिया का एकमात्र ऐसे विचित्र प्राणी है जो ये कहता है कि दिल्ली शराब घोटाले का मामला झूठा है, जबकि अदालत कहती है, देश का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि नहीं यह आरोप सही है और इसमें 338 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, मनी ट्रेल हुआ है। वह अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जेल के द्वार पे खड़ा है। कब जेल चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका खुलासा या तो सिर्फ जांच एजेंसी कर सकता है या फिर सरकार कर सकती है कि कब अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जेल तो जाना है, आज न जाए कल जाए। ये कब तक जांच एजेंसियों को घुमाते रहेंगे, कब तक उनके आदेशों को कूड़े के ढेर में फेंकते रहेंगे फाड़ के, यह देखने वाली बात है कि कब तक सरकार इनको या इस देश का न्यायालय, इस देश का न्याय व्यवस्था इस तरीके से जांच एजेंसियों का माखौल उड़ाने का इजाजत देता है। इस तरीके से ईडी जो इस समय कार्रवाई कर रहा है वह ऐतिहासिक है। सत्ता या सरकार किसी का भी हो, जितने भी भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है समाज के नाम पे, गरीबों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पे, अल्पसंख्यकों के नाम पे, उन भ्रष्टाचारियों को, उन लुटेरों को जेल जाना चाहिए और उन्होंने जो पैसे लूटा है उनके हाथ से वो पैसे वापस आना चाहिए इस देश के खजाने में। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता भ्रष्टाचारी है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो जब भी इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा इसी तरीके का कार्रवाई होगा। अगर वह कुछ नहीं किया होगा तो बचेगा, अगर कुछ किया होगा, कुछ गलत कर रहा होगा तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यह लड़ाई चल रही है, जिसको इस देश के बहुत सारे लोग गलत मान रहे हैं, अपने राजनीतिक हित को देखकर उनको लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, नहीं यह बिल्कुल सही हो रहा है। यह परंपरा टूटना चाहिए इस देश से कि जब हमारा सत्ता रहेगा तो हम तुम्हें बचाएंगे और तुम्हारा सत्ता रहेगा तो तुम हमें बचाना।
नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा को तोड़ा है, जिससे बहुत सारे बीजेपी के नेता भी परेशान हैं। उसको भी डर है कि जो परंपरा वर्षों से चला आ रहा था इस देश में, उसको नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से तोड़ा है और एक रास्ता बनाया है नया कि भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। यह देश हित में है, ये राजनीतिक दलों के हित में नहीं है, सफेद पोस्ट भ्रष्टाचारियों के हित में तो कतई नहीं है, लेकिन देश के हित में है, देश के समाज के हित में। इसलिए इस देश के आम नागरिकों को उन सभी सरकारों का सहयोग करना चाहिए, उस सबका समर्थन करना चाहिए जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ता है, लेकिन मामला न्यायालय में साबित हो, सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण कार्रवाई ना हो। जिस तरीके से बिहार में मनीष कश्यप के खिलाफ किया गया, उस तरीके का कार्रवाई नहीं हो कि एक यूट्यूबर, एक व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने टैलेंट के दम पे, जिनका लाखों में फॉलोअर्स है, अगर उसके अकाउंट में 40 लाख रुपया आ जाए तो वह देशद्रोही और लुटेरा डाकू साबित हो जाए, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। और एक व्यक्ति जिसने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, ना ही उसके पास कोई टैलेंट है, ना ही उसने कभी कोई नौकरी किया, नहीं वो शिक्षित है, उसके नाम पे भी करोड़ों रुपया का संपत्ति है, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी है, दिल्ली में बड़े बड़े बंगला है, बड़े बड़े कंपनी है उसके नाम पे, फिर भी वह पाक साफ है। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे चोरों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जो कि इस समय जांच एजेंसी ईडी कर रही है। और जो कर रही है वह ऐतिहासिक है, निर्णायक है, और इसी तरीके से उनको करता रहना चाहिए, चाहे सरकार या सत्ता किसी का भी हो। देखिए कि इन लुटेरों को, इन भ्रष्टाचारियों को जेल कब जाना होता है।